गुड इवनिंग एवरीवन। आज कंटिन्यू करते हैं। हमारा अभी तक हमने 6 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है और आगे जो सिद्धांत हैं उनसे हम ये जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली बीमारियों पर हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, खासकर जो जीर्ण रोग होते हैं। अभी तक हमने ये जान लिया है कि रोग 2 तरह के होते हैं, एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज जो कुछ समय के लिए आती है और कुछ समय में चले जाती है, ये कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। पर क्रॉनिक डिसीज को डेवलप होने में टाइम लगता है, उसके आने में टाइम लगता है। इस संसार का ना एक छोटा सा नियम है और वो नियम ये है कि किसी चीज के निर्माण में तो बहुत समय लगता है और विध्वंस में कम। पेड़ को उग करके बाहर आने में सालों लग जाते हैं और काटने में 2 दिन में आप उसे पेड़ को काट के अलग कर देते हैं। तो क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया लंबी होती है और विध्वंस की प्रक्रिया छोटी होती है, तो बीमारी रोग जो निर्माण होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। इसको मेडिकल भाषा में कहा गया है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है वह समय जब बीमारी अपना आकार ले रही होती है पर बाहर में कोई सिम्टम्स या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अंदर ही अंदर शरीर के अंदर बीमारी अपना आकार ले रही होती है, पर उस समय हमें बीमारी के बारे में पता नहीं चलता है, ना कोई एहसास होता है, ना इस बात की कोई भी भनक पड़ती है। पर फिर कुछ समय बाद जब वो इंक्यूबेशन पीरियड समाप्त होता है तो वो बीमारी फुल ब्लोन आपको बाहर दिखाई देती है। इसका मतलब आपकी जो क्रॉनिक डिसीज है इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डेवलप। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति 10 दिन तक लगातार हाई शुगर खा ले तो उसको 11वें दिन डायबिटीज हो जाएगी, हो सकती। आपको लगता है 25 साल के व्यक्ति बहुत बार जम कर ले तो उसको अगले दिन आर्थराइटिस हो जाएगा। 10 दिन तक लगातार जम किया उसने, 11वें दिन आर्थराइटिस डायग्नोस्ड। संभव है? नहीं। एग्री? तो इसका मतलब ये है कि एक्यूट डिसीजेस जो तुरंत आती है और क्रॉनिक डिसीजेस जो समय लेती है डेवलप करने। तो 7वां जो सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। ऑल द क्रॉनिक डिसीजेस को हील होने में सफिशिएंट समय लग सकता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि एक तो जितने समय तक उसकी जीवन शैली खराब थी, जितने समय तक उसकी जीवन शैली खराब थी उसके कई सालों बाद उसको वो रोग उभर के आया। आ गया? उसकी जीवन शैली खराब थी तो एक दिन उसको हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ, उसकी जीवन शैली खराब थी तो उसको एक दिन शुगर डायग्नोस हुआ। ये बीमारियों की बात करते हैं। उसकी जीवन शैली खराब थी तो एक दिन उसमें मोटापा की स्थिति आ गई, मोटापा आया तो पता चला उसको पीसीओडी भी हो गई। आज जो गर्ल्स में जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के कारण से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अब आपको लगता है पीसीओडी एक दिन में आ गई होगी और ये क्या 1-2 दिन में चली जाएगी? तो जिस बीमारी, अब पीसीओडी में सामान्यतः गर्ल्स में देखा जाता है कि उनको नेचुरल पीरियड्स नहीं आते, तो फिर उनको इंड्यूस किया जाता है पिल्स दे करके। 21 दिनों तक लगातार जो है वो पिल्स दिया जाता है। सब ये सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनको वो पिल्स दिया जाता है और 21 दिन बाद उसको छोड़ने के लिए कहा जाता है और उसके बाद फिर उनका पीरियड्स आता है। और कई बार तो लगातार बार बार, और जब तक वो हर महीने जो 21 दिन तक दवाई खाते हैं तो उनको ये होता है, और नहीं खाते हैं तो वो महीने उनको साइकिल्स आते ही नहीं। एवरी मंथ खाना पड़ता है 21 डेज का कोर्स। बट नेचुरल है, नुकसान है। बट पीसीओडी हो चुका है। क्यों हुआ पीसीओडी उस बच्ची को? क्योंकि
वो रात में 2-2 3-3 बजे तक जाग रही है, या तो वो पढ़ाई कर रही है या फिर वो पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ओवरी सिर्फ फीमेल्स में होती है, राइट, और मेल्स में टेस्टिस होता है। अभी इन दिनों में पीसीओडी नाम बहुत सुनने में आ रहा है, क्या चीज है? तो अब मैं बता दूंगा ये क्या चीज है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में हर महिला के अंदर में जो यूट्रस होता है, गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय को देखा होगा आपने, उसका आकार कैसा होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है और 2 ट्यूब निकली हुई है, और उस 2 ट्यूब के अंत में जो 2 छोटे छोटे गोले हैं, ठीक है, तो जो छोटे छोटे गोले हैं वही ओवरी है, और ये ट्यूब है, इसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, और ये यूट्रस का आकार है। यूट्रस जहां पर एंड होता है उस जगह को सर्विक्स कहते हैं, और फिर वहां से यूरिथ्रल लाइन से लेकर सारी लाइंस निकलती हैं, ब्लैडर से कनेक्ट होकर के आती है। तो अब पीसीओडी को आने में समय लगा बिकॉज उसकी जीवन शैली खराब थी। अब वो दवाई से तो वो उस पीसीओडी को तो ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि दवाइयों से क्या हो रहा है, सिर्फ अब क्या हो गया, बॉडी को मेडिसिन ओरिएंटेड पीरियड्स आ रहे हैं। अब जब मेडिसिन बंद हो जाए, मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं, उनके पेरेंट्स लेकर आते हैं कि अब मेरे बच्चे को 4 महीने से साइकिल्स में है और उसका वजन बढ़ता जा रहा है। नहीं, वो तो अल्ट्रासाउंड डायग्नोस करते हैं ना, उसको डायग्नोस करते हैं। रिसर्च किया था घर में क्या जी, रिसर्च किया, उसमें साफ लिखा था कि इसका इलाज मेडिसिन में नहीं है, नहीं लिखा हुआ है साफ, तो हमें पता है। तो मेरे पास एक मेंबर आ रहे थे, नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो उनकी बेटी को ये नहीं हो नहीं रहा था, तो वो मेडिसिन जब तक खाई जब तक हुआ, उसके बाद 4 महीने से वो उसने मेडिसिन नहीं खाया, बोले कब तक मेडिसिन खाऊंगी करके, वो हुआ नहीं। तो फिर मेरे पास बैठे उस बारे में चर्चा हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ मत करो, सिर्फ स्टार्ट विद द योगा प्रैक्टिस। वो पहले सब कार्डियो एक्टिविटीज और जिम किया करती थी, तो देन शी स्टार्टेड विद योगा प्रैक्टिसेस, नेचुरोपैथी किया, लगभग 10 डेज नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट किया। उसके बाद शी वाज कंटिन्यूअसली डूइंग योगा प्रैक्टिसेस। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद ही उसको नेचुरल पीरियड्स आ गया। उसके बाद दैट इज स्टिल यस, योगा इज ओनली हेल्पफुल। योगा, पीसीओडी योगा से बढ़िया कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। सारे गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि गो फॉर योगा इफ यू हैव पीसीओडी प्रॉब्लम्स। अपनी रूटीन सही कीजिए और दूसरा योगा, यही तो हम बस, और कोई इलाज ही नहीं है। तो मिला ना ये चीज। सिर्फ योगा के कई पोस्चर जो हम लोग करते हैं, जो पेल्विक ओरिएंटेड पोस्चर्स जो होते हैं, बद्ध कोणासन, उपविष्ट कोणासन, ये सारे उपविष्ट कोणासन, ये सारे आसन उसके लिए। और रूटीन ठीक करना बहुत जरूरी है इसमें, टाइम से सोना, टाइम साइकिल अपना टाइम का, बच्चों का आजकल गड़बड़। जब हम बीमारियों को समझना शुरू करेंगे ना, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, कि आपका ब्रेन और बॉडी कैसे काम करता है। अगर उस चीज को आप समझ लोगे तो आपके लिए बेहद आसान होगा उस बात को समझना कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, वेयर द प्रॉब्लम हैज गॉन रॉन्ग, तो हम समझेंगे उस चीज को। तो चूंकि जीवनी शक्ति पहले ही खत्म हो रखी है, ठीक, अभी व्यक्ति को पता चला इसको डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, बहुत सारी बीमारियां हो गई। अभी सबसे पहला काम क्या करेगा, एक्सीडेंटली पता चलता है कि ब्लड प्रेशर है, एक्सीडेंटली ही पता चलता है कि शुगर हाई चल रहा है इनका। किसी सज्जन को तो एक दिन सुबह उठ के पता नहीं चलता कि आज मेरे शुगर सा लग रहा है। मुझे दुनिया में शुगर दिखाई दे रहा है, क्या मुझे शुगर तो नहीं हो गया। या फिर आज एक दिन सुबह उठने में लगता है कि बहुत प्रेशर लग रहा है, कहीं मेरे को हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया। कैन जज, राइट? इट इज बीन डायग्नोज एक्सीडेंटली व्हेन ही गोज फॉर अ चेकअप, या सडन का भी चेकअप करा लिया तो पता चलता है यार ब्लड प्रेशर हाई है, तो फिर बाकी टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि शुगर भी हाई है। अब गलत जीवन शैली के कारण से उसकी बीमारी का डायग्नोस होगा, डायग्नोसिस हो गया। अब एलोपैथिक चिकित्सक सबसे पहले क्या बोलेगा कि भाई अपने खाने पीने की टाइमिंग को ठीक करो, थोड़ा हो सकता है बोले, हो सकता है ना भी बोले,
क्योंकि मैक्सिमम लोगों का समय नहीं है। ये सब चीजें समय लेके समझाने वाली काम है। और मेरे पास अगर क्लिनिक में 15 लोग कंसल्टेशन के लिए बैठे हुए हैं तो मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता। मैं एलोपैथिक चिकित्सक की बात करूँ, मेरे पास आने वाला व्यक्ति 23 मिनट लेकर आया, क्योंकि मैं अगले पेशेंट को अपॉइंटमेंट वैसा देता ही नहीं। हमारे स्लॉट्स फिक्स होते हैं कि इतना ही अपॉइंटमेंट देंगे हम, उससे ज्यादा अपॉइंटमेंट देंगे ही नहीं। तो वहां पर वो बैठा हुआ है, तो बोला अच्छा ये प्रॉब्लम है, क्या हो गया? अच्छा तुम्हारी रिपोर्ट दिखाए, शुगर ज्यादा है, बीपी भी ज्यादा है, ठीक है मेडिसिन स्टार्ट कर दो और 15 दिन बाद आके दिखा देना। डॉक्टर साहब और कुछ करना है? नहीं नहीं बस अभी तो दवाई खाओ, नेक्स्ट। डॉक्टर knows that is not the treatment, but for him it is unavoidable because next person is waiting to meet him and he has long queue because people are suffering like hell. आप जाके देखना कभी किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल क्लिनिक में लाइन, एकदम लंबी लाइन दिखाई देगी आप, बिना उपचार के लाइन मिलती है वहां पर सिर्फ एक अंधविश्वास पे। अभी तो हर न्यूज़पेपर जब खोलूं तो एक नया हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन तो पिक्चर आती है कि ये हॉस्पिटल खुला है, ये हॉस्पिटल खुला है और सारे बेड्स फुल रहते हैं, पता नहीं कैसे। नॉलेज का शामिल होते हैं, हम लोग तो नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं और हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें भी हमारी बात कितने सुनते हैं। ऑथेंटिसिटी उनको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, और जब हम उनको उदाहरण और विषय के साथ समझाएंगे तो शायद वो उस चीज को समझ पाए। इसलिए मैंने जितने लोगों के साथ कंसल्टेशन करता हूँ मैं उनको 15-20 मिनट में कम से कम 5-6 उदाहरण देता हूँ, समझाता हूँ उनको कि देखो ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो दे आर एबल टू कोरिलेट। हाँ बात तो ठीक है, हाँ ये तो ठीक बोल रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये नीड्स एफर्ट्स चाहिए, आज नहीं करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा। जब जब जहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं बचेगा जब उनके पास ऐसे एग्जैक्टली इसी तब तक वो क्रॉनिक डिसीज बन जाएगा। इसलिए यहाँ लिख रहा है कि जीर्ण रोग के रोगियों को आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। अब क्यों लग सकता है इसको समझते हैं। पहली चीज तो ये कि उनकी जीवन शैली खराब, बीमारी पता चली तो उन्होंने दवाइयों को खाना शुरू कर दिया। अब दवाइयों को खाना शुरू कर देने के बाद उनका शरीर और ज्यादा बीमार हो जाएगा, क्योंकि केमिकल्स जहर तो जहर ही है, वो शरीर को जितना नुकसान पहुंचाना है वो तो पहुंचाएगा ही। अब हमारा शरीर दो समस्याओं से जूझ रहा है, एक तो वो रोग से जूझ रहा है, और दूसरा जो हर रोज जो दवाइयां आ रही है उससे भी जूझ रहा है। ऐसे में वो व्यक्ति अगर मेरे पास उपचार के लिए आएगा तो मेरे सामने अभी दो समस्याएं हैं। पहली समस्या तो उसका जो जीर्ण रोग है, और दूसरी समस्या जो वो दवाइयां खा रहा है जिसके कारण से रोज उसके शरीर में पॉइजन आ रहा है। तो जब मैं गंदगी निकालना शुरू करूंगा तो सबसे पहले शरीर की वो सारी गंदगियां निकलेंगी, वो केमिकल को भी निकालने की कोशिश करूंगा, मिनिमाइज करूंगा, मेडिसिन को जो जितनी जरूरी है उतना ही उसको ऑन रखूंगा। बाकी मुझे लगेगा कि नहीं ये नहीं यूज होनी चाहिए तो हम उसको रोक पाएंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कोई मेरे पास डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन का उपयोग कर रहा है, और मेरे पास आते ही उसको खाली पेट आना है सुबह, तो उसके नाश्ते का तो इंटेक होने वाला नहीं है, तो उसको मॉर्निंग का इंसुलिन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि खाएगा तब तो इंसुलिन लगेगा ना, जब खाएगा ही नहीं तो इंसुलिन क्यों लगेगा। तो इस तरह के मॉडिफिकेशंस करके हम उनको हेल्प करते हैं। तो एक तो मेडिसिन को टैपर डाउन करते हैं, बंद नहीं करते, टैपर डाउन करते हैं। जो पहले के स्ट्रिक्ट नेचुरोपैथ्स हुआ करते थे वो लोग तुरंत दवाइयों को बंद करने के लिए कहते थे, बट आज के युग में जिस चीज का व्यक्ति आदी हो चुका है, किसी सिगरेट पीने वाले से बोलिएगा कल से सिगरेट छोड़ दीजिए, तो वो आपको छोड़ देगा पर सिगरेट नहीं छोड़ेगा वो सिगरेट तो नहीं छोड़ पाएगा, बोले वही है वहां नहीं जाना है, वहां तो छोड़ने छुड़ाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या समझा कि उनको ऐसे नहीं समझाया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चेंज हो सकता है। तो अब इन बीमारियों को ठीक, पहले तो मैं सारी गंदगी निकालूंगा, उसके बाद उनकी जीवन शैली को ठीक करूंगा। जब जीवन शैली ठीक होगी तो उनकी जीवनी शक्ति ठीक होगी, और जब जीवनी शक्ति ठीक होगी तो वो रोग को ठीक करेंगे।
कितना बड़ा सारा चैलेंज है। तो इस प्रक्रिया में समय लगने वाला है ना। जो व्यक्ति धैर्य दिखा दिया वो तो ठीक हो जाएगा, नहीं दिखाया फिर भी ये उपचार करेगा तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा, लोग दूर दूर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स में जाके एडमिट होते हैं, 7-8-10 दिन का इलाज करा के आते हैं। बहुत ही फेमस है जनरल इंस्टीट्यूट, जहाँ पर काफी लोग जाते हैं उपचार के लिए और एडमिट होके आते हैं। तो क्या आपको लगता है 10 दिन बाद आने के बाद उनकी बीमारी सब ठीक हो गई होगी? वहां से निकलने पर 10वें दिन के बाद पहले समय तो वो होटल में घुसते हैं। बोले 10 दिन से फास्टिंग में रखा था, पहला काम तो ये करूंगा कि खाऊंगा, उसके बाद कुछ मेरे करीब में बहुत लोग हैं जो जाते हैं जनरल, आते हैं, जाते तो आने के टाइम तो 10 किलो 15 किलो वजन का, जैसे ही आते हैं घर फिर 20 किलो वजन डबल बढ़ जाता है और बहुत फास्ट बढ़ता है उनका। क्यों? जीवन शैली को तो मेंटेन नहीं किया, करके भी आ गए। तो ऐसी स्थिति में नेचुरोपैथी उनको हेल्प तो करता है, बट चूंकि वो अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार नहीं है और वो उस रोग के साथ रहने के आदी हो गए, तो हो सकता है उनकी बीमारी फिर से रिलैप्स कर जाए। क्योंकि किसी भी चीज को ठीक करने के बाद, गाड़ी अगर खराब हो गई थी तो बनवा लिया आपने, अब उसको चला रहे हो तो थोड़ा ढंग से चलाओ। आप बोले नहीं मैं रफली चलाऊंगा, तो रफ मैं चलाऊंगा तो मेरी गाड़ी फिर बहुत ज्यादा बदतर हो जाएगी। खराब गाड़ी को अगर ठीक करवा करके मैं एहतियात से चलाऊंगा तो मेरा ठीक चलेगा, गाड़ी भी चलेगी। मैं तो बताता ही हूँ, हमारे एक सर आते हैं सुबह, उनकी उम्र 78 है, तो बुलेट में आते हैं तुलसीदास जी, और 40 साल उनकी बुलेट को हो गया। 40 साल से वही बुलेट कैसे चल रही है उनकी? उनकी उम्र भी देखिए वो हॉस्पिटल से वो स्विमिंग भी करते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं वो। तो 78 ही, और वो रोज स्टेयर्स क्लाइंब करके सबसे टॉप फ्लोर में जाते गाड़ी भी चलाते हैं, स्विमिंग भी करते हैं। हाँ ऐसे जो सर पार्क के साथ जो स्विमिंग के लिए मिल गया, यस एग्जैक्टली, ठंड में भी स्विमिंग करते थे। हाँ और उनको देख के माइंडसेट लगा अपने ठंड में माइंडसेट है स्ट्रांग। तो एज नॉट बार, बॉडी, वो जब 40 साल पुरानी अपने बुलेट को मेंटेन कर सकते हैं तो कैसे कर रहे होंगे 40 साल पुरानी? आपको कौन सी गाड़ी है जो 10-12 साल से ज्यादा चली? बट ही मेंटेन्ड इट, राइट? He maintained his body, he maintained his vehicle, so he's still continuing, he's still using it. और एकदम एक किक में स्टार्ट होने वाली, और 78 इयर्स का व्यक्ति अगर बुलेट जैसी गाड़ी पे किक मारेगा ना तो उसका गाड़ी पैर ऊपर फेंका जाएगा। उसमें स्ट्रेंथ चाहिए इसको किक मारने के लिए, बट इज डूइंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी मेंटेन इट। तो शरीर बीमार हो गया ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आपने क्या स्टेप्स, क्या मेजर्स लिए जिससे शरीर उन बीमारियों से बाहर आ सके। तो इसलिए टाइम लगेगा, पेशेंस नहीं है तो मत करो, स्टार्ट ही मत करो, क्योंकि जीवन बदलना ही नहीं चाहते हो आप, तो 10-5 दिन के लिए अपने आप को, why you want to waste your time, why you want to waste your money, don't do it, मत करो। हाँ, आप अपने आप को पूरा ठीक करना चाहते हो, आपके मन में आपने एक लगन रखी है कि नहीं मुझे ठीक होना है, तो फिर शुरुआत करो, वेट करो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैंने आपको जब हिस्ट्री बता रहा था तो उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था कि आरोग्य नाम की पत्रिका आती है, आरोग्य मंदिर गोरखपुर से, उसमें हर मंथ की उस पत्रिका में एक कॉलम होता है रोग मुक्ति की कहानी, और उस रोग मुक्ति की कहानी में ऐसे ही जीर्ण रोगों के बारे में बताया गया, ऐसे जीर्ण रोग जो वो सालों से परेशान थे और उन्होंने 3 महीने 6 महीने की तपस्या के बाद अपने उस रोग से मुक्ति पाई, राइट? तो जीर्ण रोग को ठीक होने में समय लगेगा। अगला सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग उभरते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग उभर जाते हैं। देखिए इसको कहते हैं क्राइसिस, क्यूरेटिव क्राइसिस और डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस। इस संसार में 2 तरह की शक्तियां हैं, पहली जिसको बोलते हैं विध्वंस,
और दूसरी जो है निर्माण। हमारे शरीर में भी दो शक्तियां काम करती है जिसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म दो हिस्सों से बना, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है निर्माण की प्रक्रिया और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है विध्वंस की प्रक्रिया। जो शरीर में जरूरी नहीं है उसको नष्ट किया जाता है और जो शरीर में जरूरी है उसका निर्माण किया जाता है। तो जब शरीर के अंदर भी दो प्रक्रियाएं चल रही है, संसार में भी दो प्रक्रियाएं चल रही है, संसार में भी तो ऐसे ही होता है, हर चीज बनती है और फिर एक दिन उसका वो नष्ट हो जाती है। फल, पहले बीज, बीज से फल, फिर फल धीरे धीरे उत्तरोत्तर मीठा और फिर मीठा होने के बाद सिकुड़ता जाता है और एक दिन सूख करके। इज इट नॉट अ साइकिल? पेड़, हरे पत्ते आते हैं, ठीक, फिर पत्ते धीरे धीरे सूखते हैं और सूखने के बाद गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, फिर हरे होते हैं, लहलहाते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर प्रोसेस हो रही है ना। क्या प्रोसेस हो रही है? निर्माण और विध्वंस की। तो जब हम चिकित्सा शुरू करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, तब हमारे शरीर में ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। शरीर में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में गंदगी जमी हुई है तो शरीर उसको निकालने की कोशिश करेगा। तो जब मेरे पास व्यक्ति आएगा तो हो सकता है पहले दूसरे तीसरे दिन उसको पूछना हो, चौथे दिन उसको सर्दी खांसी हो जाए। किसी को हुआ था? याद है आपको? आपको रिलेट करना उस चीज को। तो सर्दी खांसी हो जाए तो वो एकदम असहनीय हो जाए, और इस सर्दी खांसी में अगर मैंने फिर दवाई ले ली तो नेचुरोपैथी का पर्पस ध्वस्त हो जाएगा। क्यों? जैसे ही उन्होंने नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट शुरू किया, हमें दूर नहीं जाना है, हमने इस चीज का अनुभव खुद देखा है, कितनी तकलीफ हुई थी। हाँ, कमर में कुछ और वो क्या हो गया? हाँ, शायद हाँ, नहीं, एक सर्दी खांसी का भी इशू हुआ था। और कमर को लेकर हाँ, इश्यू हुआ था। वो सारी रात रूम में घूम रहे थे, तकलीफ थी। कभी नहीं दिखी थी इतने सालों में। और जब वो प्रक्रिया पूर्ण हुई तो उससे ज्यादा स्वस्थ अनुभूति उनकी कभी नहीं हो सकती। ये इन्होंने 2 दिन का ब्रेक लिया और देन फिर से रिज्वाइन किया। यस, फास्टिंग बताया गया उनको कि फास्टिंग करिए। तो जब आप शरीर उपवास नहीं करोगे, उपवास करोगे, तब शरीर क्या करेगा? अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालना फेंकना शुरू करेगा। तो फेंकना शुरू करेगा तो कष्ट तो होगा। इस रूम में आप सभी बैठे हुए हो और मैं झाड़ू लेके आऊं और इसमें झाड़ू लगाना शुरू कर दूं, डस्टिंग कर दूं, तो क्या होगा? आप यहाँ बैठ पाओगे? उठना पड़ेगा ना आपको, यहाँ से डिस्कम्फर्ट हो जाएगा आपको। वैसे ही जब शरीर अपनी गंदगी निकालना शुरू करेगा तो थोड़ा तो आसपास डिस्कम्फर्ट होगा, और उस डिस्कम्फर्ट को ही कहते हैं क्यूरेटिव क्राइसिस। क्योंकि शरीर अपनी गंदगी को बाहर निकाल रहा है, क्योंकि गंदगी निकालने बिना शरीर का रोग ठीक हो नहीं सकता। ठीक, तो ये क्यूरेटिव क्राइसिस हमेशा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन बीमारी की इंटेंसिटी कितनी है या कितने समय से हम उस बीमारी को दबाते हुए चल रहे हैं। मान लीजिए तीसरे चौथे दिन उनको सर्दी खांसी हो गई और वो बोले कि नहीं, नेचुरोपैथी अब नहीं करते, हमें तो सर्दी खांसी हो गई, तो कहाँ ये मिट्टी पट्टी लगाएंगे और कहाँ ये सब चीजें करेंगे, बल्कि और हमारी सर्दी खांसी तो बढ़ जाएगी। तो उसका सीधा सा जवाब है कि अगर वो फिर दवाई में गए तो दवाई के लिए क्या है? तो अब शरीर को अपना बीमारी भी ठीक करना है और दवाई के दुष्प्रभाव को भी हटाना। इसलिए एलोपैथी साइंस ने लिखा हुआ है कि यू कैन ट्रीट कोल्ड एंड कफ एंड फीवर, वायरल फीवर, without medicines in 7 days, with medicines in 1 week. अब बोले 7 days और 1 week में अंतर तो है नहीं सर, दोनों तो एक ही है। एग्जैक्टली, you don't need it. They say that you don't need it, but चूंकि आप तकलीफ सहन नहीं कर पा रहे हो तो they don't have an option, they give you medicine.
बट प्रॉब्लम है 7 दिन बाद आप ठीक हो जाओगे, बट जिन्होंने दवाई खाई है उनके अगले 7 दिन और प्रोडक्टिविटी खत्म होगी, बिकॉज अब अगले 7 दिन बॉडी उस दवाइयों को बाहर निकालेगा। तो 14 दिन आपके खराब होंगे, 15वें दिन आपको स्वास्थ्य फील होगा। पर अगर आपने नेचुरोपैथी किया, दवाई नहीं किया, तो 8वें दिन आप स्वस्थ हो जाओगे। तो मतलब टाइम लगा ना बॉडी को। से बुखार है वो भी हो रहा है, उस टाइम पे भी हम लोग आके यहाँ पे नेचुरोपैथी ले सकते हाँ, सिंपल, नॉट नेसेसरली कि हमें फास्टिंग करिए। यही तो चिकित्सा की विधा है कि शरीर जब बीमार है, इस प्रकृति में देखा गया है कि अगर जानवर भी बीमार पड़ता है तो भोजन नहीं करता। हैं। तो जब जानवर बीमार पड़ने पर भोजन क्यों छोड़ देता है? उसको तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलने वाला। वो अपनी समस्या भी किसी के सामने नहीं रख सकता। आप तो बता सकते हो मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, बेचारा किसको बताएगा और उसकी भाषा समझेगा कौन? तो वो क्या करता है? सबसे पहले भोजन का त्याग करता है। आज चलो इस चीज को छोड़ो, जानवरों को समझने की कोशिश करो कि जितने आईसीयू में एडमिट पेशेंट्स होते हैं उनको खाना दिया जाता है क्या? नो, उनको सिर्फ और सिर्फ सलाइन और ग्लूकोज पे रखा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता। बिकॉज द बॉडी हील्स, ये तो डॉक्टर वो खुद प्रूव कर रहे हैं कि कीपिंग इन आईसीयू, नॉट गिविंग एनी फूड, द बॉडी इज हीलिंग, सो वी शुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ फूड। इज इट नॉट प्रूव्ड कि बॉडी हील्स इन द एब्सेंस? क्या आपको पता है सर्जरी होने से पहले खाना बंद कर दिया जाता है, और सर्जरी होने के बाद भी खाना नहीं दिया जाता? क्यों बताओ? क्या ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है कि बॉडी जब डाइजेशन नहीं कर रही है तो पूरा ध्यान वो अपने बॉडी को रिपेयर, हीलिंग और मेंटेनेंस में लगा रही है? वो जब इस सिद्धांत का पालन करके सारी उपचार कर रहे हैं तो उसको स्वीकार कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ नेचुरली कर लो इसको, तो इसमें अस्वीकार की क्यों भाव है? वो आपको तभी अच्छा लगेगा जब आपको एक बेड पे लेटा करके और आईवी कैनुला लगा करके फिर आपको डेक्स्ट्रोस और सलाइन चढ़ाया जाएगा, तो अब अच्छा, अब मेरा इलाज हो रहा है। बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। जैसे गांव के लोग हैं ना, अगर उनके पास जाएंगे, डॉक्टर हाँ सुई नहीं लगाई, मैं नहीं जाऊं, बेकार डॉक्टर है, बोला इलाज नहीं आते, कुछ आए पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया है कि नहीं, वो सारी टिप्पणियां करने शुरू कर देंगे। और डॉक्टर, और जब आजकल तो मरीज जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर बॉटल चढ़ा देना, कमजोरी लगा थे मतलब किसी को अच्छा नहीं लग रहा है और डॉक्टर ने बोला कि तुमको कुछ नहीं है, हाँ तो आगे खुशी से निकल जाता है। हाँ, क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, तो स्माइल करके बोला कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। हाँ मतलब कुछ कैसे नहीं है। तो अधिकतर लोग तो इसी भाव के साथ जाते हैं और कहते भी हैं कि डॉक्टर मोला बॉटल चढ़ा दे, अब बड़ कमजोरी लगा था मला। तो उसको अगर कमजोरी लग रही है तो बॉटल चढ़ाने से कहाँ से एनर्जी आ जाएगी? बॉटल में तो सलाइन और ग्लूकोज ही चढ़ेगा ना, तो सलाइन ग्लूकोज को चढ़ने से उसकी मानसिक लेवल पर उसको कमजोरी ठीक हो जाएगी। फिजिकल लेवल पर तो कुछ नहीं है, फिजिकल लेवल पर तो बॉडी को जो समय लगना है वही लगना है। तो सेट सो अगर क्यूरेटिव क्राइसिस हो रही है, बुखार हो गया, सर्दी खांसी हो गया, तो हेल्प इट। कैसे हेल्प करोगे? डू नॉट ईट एनीथिंग, बी ऑन लिक्विड्स, सो बॉडी विल ट्राई टू हील इट्स प्रॉब्लम्स। टेक ट्रीटमेंट्स व्हिच विल हेल्प द बॉडी टू क्लींस। एनिमा लीजिए जो शरीर की सफाई करेगा, हॉट फूड बात लीजिए। नेचुरोपैथी में हीलिंग क्या है? जब बॉडी, नेचुरोपैथी में हीलिंग का मैकेनिज्म सिंपल सा है कि बॉडी अपने आप को स्वयं ठीक कर रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर की होने वाली सब प्रक्रियाएं बॉडी खुद निर्धारित करता है, राइट और रॉन्ग? तो जब उसको कोई भी प्रक्रिया दिख रही है कि गड़बड़ चल रही है, तो वो क्या करेगा? वो खुद उसको ठीक करेगा। मान लीजिए उसके पास हर चीज के लिए रिसोर्सेस है, उसके पास हार्मोन्स हैं, उसके पास एंटीबॉडीज हैं, उसके पास इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, उसके पास एंजाइम्स हैं, उसके पास
अपने हर चीज के लिए रिसोर्सेस हैं। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, अगर कोई नल खराब हो जाता है तो आप किसको बुलाते हो, और लाइट खराब हो जाए तो यू हैव डेडिकेटेड पर्सन टू रिपेयर दैट, राइट। तो बॉडी के अंदर में भी डेडिकेटेड मैनेजर्स हैं जो जो प्रॉब्लम हुई है उसके अकॉर्डिंगली वो हीलिंग करते हैं। तो जब बॉडी को खाना नहीं खाना होता तो वो पूरी एनर्जी को सिर्फ बॉडी की हीलिंग में लगाता है। हीलिंग क्या है? हीलिंग, सिंपल सी हीलिंग का मतलब ये है कि शरीर अपनी गंदगी से अपने आप को मुक्त करता है। स्वास्थ्य ऐसी ऐसी वस्तु है, ऐसा विषय है जो किसी पैरामीटर में नापा नहीं जा सकता। नापा जा सकता है क्या? क्या ये बोल सकता है कि कोई आदमी बोलता है ये 5 लेवल पर है, स्वस्थ है, ये 8 लेवल पे स्वस्थ है, ये 11 लेवल पे स्वस्थ है, ये 99 लेवल पे स्वस्थ है, ऐसा कोई डिफाइन कर सकता है? तो स्वास्थ्य की लिमिट और परिभाषा कुछ नहीं है। तो हीलिंग इज नथिंग बट बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म। सेल टूट गया तो वो सेल, बॉडी क्या करेगा, वहां पर जाकर के सेल को रिपेयर करेगा। उदाहरण, हीलिंग का मतलब क्या हुआ? 120 दिन, 120 days is a life cycle of a RBC, red blood cells. So after 120 days what will happen to it? 120 दिन के बाद क्या होगा? वो RBC क्या खुद जाकर के अग्निकुंड में खुद जाएगा? ये 120 दिन हो गए, जाओ समाधि प्राप्त करो, ऐसा होगा क्या? नहीं। बॉडी विल जज इट, ओके, it has completed its span and now it should be dismantled and the resources from it should be taken out and used for production of another cell. विदेशों में घरों को की एक तय समय सीमा होती है, उसके बाद उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है और उसके बाद फिर उसको नए तरीके से बनाया जाता है। दिस इज द लाइफ स्पैन। इवन इनफैक्ट बनने वाले ब्रिजेस की भी लाइफ स्पैन होती है कि इतने साल तक रहेंगे, हर चीज की लाइफ स्पैन होती है। तो 120 दिन के बाद जैसे ही आरबीसी का दिन पूरा हो जाएगा और देखेगा कि उसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई है, तो बॉडी क्या करेगा, उसको बोलेगा रुको, अपने अंदर का हीम दो, अपने अंदर का ग्लोबिन निकालो, इन सबको वो बाहर निकालेगा और उसको डिसमेंटल करके उसके डिपॉट्स पे छोड़ देगा। हीम को हीम के आयरन डिपॉट पे छोड़ देगा और ग्लोबिन को प्रोटीन डिपॉट पे छोड़ देगा। और उसके बाद वो सेल्स, बचा हुआ जो सेल्स का टिश्यूज है जो बूढ़े हो गया है, उसको ले जाकर स्प्लीन में ले जाकर उसको नष्ट कर देगा। तो हमारे शरीर में स्प्लीन हमारा शमशान घाट है, लिवर हमारा निर्माण की फैक्ट्री है, राइट। तो हीलिंग क्या है? हीलिंग इज ए प्रोसेस वेयर बॉडी इज मेकिंग न्यू थिंग्स, बिकॉज 7 साल में every 7 years your entire body is changed. You are renewed every 7 years, but as you grow old the renewal process goes down, and when the renewal process goes down you start getting old, and reason is your sleep. जन्म लेता है बच्चा तो 20-20 घंटे सोता है, फिर 16 घंटे 18 घंटे, फिर बड़ा हो जाता है 10-12 घंटे, फिर उसको बोलते हैं ना ये कभी भी सुला दे तो सो जाएगा, फिर बढ़ता जाता है तो 9-10 घंटे, फिर कॉलेज में आता है तो 7-8 घंटे, फिर एक एडल्ट बन जाता है 25 से 65 के बीच का व्यक्ति, वो एवरेज 6 से 8 घंटे के बीच सोता। पर बुढ़ापा आते ही व्यक्ति की नींद घट जाती है, नींद घट जाती है, हो जाती है 4 घंटे की, 5 घंटे की, कई बार तो ठीक से नींद आती ही नहीं है। बूढ़े लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि 12-1 बजे तक जागती रही और बड़ी मुश्किल से 1-1:30 बजे नींद आई और फिर 3:30-4 बजे खुल गई, क्योंकि सुबह उठने की आदत थी जल्दी। तो चूंकि नींद पूरी नहीं होती तो हमारे बॉडी में दिन के समय में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, और रात के समय एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है जीएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम है शरीर में रिपेयर और हीलिंग करने का, और कॉर्टिसोल का काम है शरीर में एक्टिविटी का। तो जब बच्चा छोटा रहता है तो वो ज्यादा समय सोने में लगाता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सोते समय ही आता है, क्योंकि बाकी समय तो बॉडी की एक्टिविटी चल रही है, तो वो कैसे आएगा, वो आ ही नहीं सकता।
क्योंकि काम प्रभावित हो जाएंगे। बॉडी डाइजेशन कर रहा है, वो दो तरह के फोर्सेस एक साथ काम नहीं कर सकते। अगर ट्रैफिक चालू है तो रिपेयर नहीं हो सकता, रिपेयर होगा तो प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक भी बाधित होगा और जो काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत होगी। ऐसा कई बार जब होता है तो प्रॉब्लम होती है ना, कि एक तरफ रिपेयर चल रहा है और एक तरफ से ट्रैफिक चल रही है, तो सडन लोड पड़ता है। तो वही बॉडी ऐसा नहीं करने देता जब तक बहुत नेसेसरी ना हो। वो एक निश्चित समय पर काम करता है, निश्चित समय पर ग्रोथ और हीलिंग करता है, राइट। तो हीलिंग इज नथिंग बट बॉडी का नेचुरल प्रोसेस। नेचुरोपैथी में कोई हीलिंग नहीं होती। नेचुरोपैथी में सिर्फ शरीर की गंदगी को बाहर निकाला जाता है, और जब शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है तो शरीर अपने आप को हील करता है। मान लीजिए ये सोफा है, ठीक है, इस सोफे पे बहुत सारे मेस पड़ा हुआ है, बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए हैं, बुक्स पड़ी हुई है, बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। अब आप मेरे पास यहाँ बैठने आए हो और बैठने की कहीं जगह नहीं है, तो क्या करोगे? बैठ पाओगे आप वहां पर? तो क्या करना पड़ेगा? पहले जगह बनानी पड़ेगी, पहले उस गंदगी को हटाना पड़ेगा। When you clean that space, now it's a comfortable place to sit. तो body has to do the same thing. पहले क्लीन करेगा तो फिर वो अपने आप सब चीजें व्यवस्थित होती जाएंगी। तो क्रिएटिव क्राइसिस इज नथिंग बट एफर्ट्स ऑफ द बॉडी टू रिपेयर द सिस्टम। और इसलिए अगर सर्दी आती है, खांसी आती है, बुखार आता है, तो उसको स्पोर्टिवली लेकर, मैंने पिछले कुछ दिनों पहले बताया था कि बुखार होता ही इसलिए है ताकि बॉडी अपने अंदर के कीटाणुओं को मार सके। इस कंसेप्ट को आप अगर समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। हमने कहा बॉडी का सेट टेम्परेचर 98.6 है, बट भरी गर्मी में भी हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बॉडी उसको मेंटेन करता रहता है। भरी ठंड में भी हमारा टेम्परेचर कम नहीं होता, बॉडी उसको मेंटेन करते रहता है। तो सडनली ऐसा क्या हो गया कि बॉडी को टेम्परेचर को 102 103 करना पड़ गया? क्योंकि उसको पता है जब शरीर में गंदगी आई है और गंदगी आने के साथ साथ कीटाणु आ गए हैं वहां रहने के लिए, तो वो, आपको पता है ना, कोई भी हॉस्पिटल क्लीन करने के लिए क्या यूज करता है? हीटिंग यूज करता है, ऑटोक्लेविंग यूज करता है, बॉइलिंग यूज करता है। तो बॉडी क्या कर रहा है? तो फिर हम एंटीबायोटिक क्यों लेते हैं दवाई? बिकॉज हमें वो बुखार सहन नहीं होता, बिकॉज हम तकलीफ सहन करने की क्षमता नहीं रखते। यही एंटीबायोटिक को लेने के बजाय अगर हम सर पे ठंडी पट्टी रखें, पैरों को गर्म पानी में डाल के रखें, तो शरीर अपने आप अपना स्वेट करके आपका टेम्परेचर को डाउन कर देगा। ये नेचुरल तरीका ये नेचुरल तरीका है। इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, वी आर नॉट सेइंग कि चलो ठीक है एकदम कंफर्ट, कौन सहन, डिस्कंफर्ट नहीं सहन कर पा रहे, कोई बात नहीं, वी हैव मेजर्स टू हैंडल दोस वो सिचुएशंस। डिस्कम्फर्ट बॉडी के लिए जरूरी है, वो फाइट कर रहा है अंदर से। बॉडी जब जब शरीर गंदगी निकाल रहा है तो डिस्कम्फर्ट होगा, वो जरूरी नहीं है, वो होगा ही। मैं यहाँ से सफाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिस्कम्फर्ट होगा ही। मैं कितना भी मास्क करके करूँ काम, पर मैं अगर यहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है और मैं उसको झाड़ू लगा रहा हूँ तो आई एम गोइंग थ्रू द डिस्कम्फर्ट। बट साफ होने के बाद तो जैसे बोलते हैं 103 104 ये सब लाइफ थ्रेटनिंग टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 103 104 हमारे मन में बैठा हुआ डर है। जब हमको लगता है कि ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग कब होता है? जब टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 105। बियॉन्ड दैट वो क्यों जाएगा? जब बॉडी का हाइपोथैलेमस पूरी तरह से डिस्टर्ब पड़ गया है। क्यों डिस्टर्ब पड़ गया है? कि उसको पता ही नहीं है मेरे को क्या करना है। ट्रैफिक सिग्नल पे समय समय पे लाइट्स चेंज हो रही है, क्यों? बिकॉज इट इज बीइंग ऑपरेटेड। और सपोज ऑपरेशन बंद हो जाए तो कैसे गाड़ियां चलेंगी? बताओ मुझे। गाड़ियां कैसे एकदम आपाधापी में भागेंगी? तो वैसे ही जब बहुत बॉडी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो जो ब्रेन है वो भी उस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। अब वो कंट्रोल उसके भी बाहर चला गया है। तो अब जो होगा वो मॉर्बिड हीट होगा। अब जो कंडीशन है वो मॉर्बिड हीट की कंडीशन है, ये बॉडी नहीं क्रिएट कर रहा है। हाइपोथैलेमस उस हीट को हैंडल नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उस पावर में नहीं है कि वो उसको हैंडल कर सके। जब तक उसके कंट्रोल में था वो एबनॉर्मल नहीं होने देगा, वो उतना ही रखेगा जितना जरूरी है। जब वो भी, देखिए एक समय आएगा, मान लीजिए सपोज किसी व्यक्ति को हो गया ब्रेन फीवर,
मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था ना कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो जिसके कीटाणु को ब्रेन में नहीं जाने दिया जाता। बट ऐसे कुछ कीटाणु हैं जो सीधा एंसेफ्लाइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। तो जब ब्रेन को डैमेज कर देते हैं तो वहां की जो प्रक्रिया है वो ध्वस्त पड़ जाती है। तो ऐसे में होता है हाई ग्रेड फीवर, और उसी को बोलते हैं कि सर पे ज्वर चढ़ गया। अब इसको हैंडल नहीं किया जा सकता। इसको फिर आपको हैंडल करने के लिए वी हैव टू, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विल बी यूज ऑफ मेडिसिन, बिकॉज आपने बॉडी के सारे सिस्टम्स को फेल करके वो वहां तक पहुंचा है। मान लीजिए महल है, महल के पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि शत्रु अंदर न घुस जाए, पर घर का कोई भेदी था, उसने महल का दरवाजा खोल दिया, शत्रु अंदर घुस गया। वहां पर डिफेंस लाइन थे, उन्होंने भी लड़ा, उनसे भी, उसमें भी कुछ भेदी थे जो अपना ही डैमेज कर रहे थे। तो धीरे 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 करके वो अंदर रानी के कमरे तक पहुंच जाएंगे। अब रानी को हैंडल ओवर कर लिया तो क्या उनको बाकी लोगों पे कुछ एक्शन करना है? जैसे ही लड़ाई युद्ध में राजा पे हैंडल किया जाता है, सेना के बाकी लोग नेचुरल सरेंडर कर देते हैं। ये सुनो भाई, क्या उनकी शक्ति खत्म हो गई? क्या लड़ते लड़ते अचानक उनकी शक्ति खत्म हो गई? नहीं, शक्ति खत्म नहीं हुई। जिस पर्पस के लिए, जिस नेता के साथ लड़ रहे थे वो नहीं रहा अब साथ में, तो दे आर डिमोरलाइज्ड। वैसे ही शरीर में ब्रेन वो हिस्सा है, राजा है, वो कंट्रोल कर रहा है, वही डैमेज हो गया है तो शरीर का कोई भी एक्शन ठीक से नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई any kind of brain fever, any high grade fever is indicative that your brain is not functioning normally and a brain has got damage. तो ब्रेन का डैमेज है तो फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता। वो ग्रेड ऑफ फीवर के लिए मैंने पहले दिन भी बताया और हर क्लास में बताया कि हर थेरेपी का, हर होम्योपैथी का अपने लिमिटेशंस हैं। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, जितने भी हीलिंग के सिस्टम्स हैं उसके अपने लिमिटेशंस हैं। कोई किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे एक क्रिकेट टीम होती है तो सारे लोग एकदम एक्सपर्ट बैट्समैन हो जाएं और सारे लोग एक्सपर्ट्स बॉलर हो जाएं, हो सकता है क्या? कुछ ही लोग होते हैं ना जो ऑलराउंडर होते हैं, बाकी टेल एंड पे बॉलर्स होते हैं, फ्रंट एंड पे होते हैं। तो बॉडी के अंदर में भी ऐसी चीजें होती हैं। हर चीज हर किसी में अच्छी नहीं हो सकती, देयर इज अ बैलेंस। और किसी के पास कुछ सुविधा है तो हर सिस्टम की अपनी खूबियां हैं, हर सिस्टम के अपने नुकसान, अपने लिमिटेशंस है। जहां पर नेचुरोपैथी हैंडल नहीं कर सकती वहां पर एलोपैथी चिकित्सा सिद्धांत हैंडल करती है। ऐसी कई बीमारियां हैं, सोरियासिस जैसी बीमारियां हैं जिसका इलाज नेचुरोपैथी में भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, एलोपैथी में भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, आयुर्वेद में भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, पर होम्योपैथी में पॉसिबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें तो व्यक्ति को ट्रीट करना है ना, हमें अपनी सुप्रीमेसी थोड़ी दिखानी है कि आई एम बेटर देन दिस। मुझे इस बात को प्रूव करना है क्या कि नेचुरोपैथी तो एलोपैथी से बहुत अच्छी है। nowhere in the life we should do this, because हर किसी का अपना इंपॉर्टेंस है। बैट्समैन का अपना इंपॉर्टेंस है और बॉलर का अपना इंपॉर्टेंस है। कभी बैट्समैन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता है, कभी बॉलर अच्छा परफॉर्म कर जाता है, कभी ऑलराउंडर से अच्छा करके जाता है। तो वी कैन नॉट डिनाई रोल ऑफ एनी पर्सन। चाहे फुटबॉल हो, गोलकीपर भी है, फॉरवर्ड भी है, सेंटर प्लेयर भी है और पीछे के डिफेंस भी है। हर किसी की जरूरत है, पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि डिफेंस वाला जाके गोल करके आ गया। हमेशा फॉरवर्ड प्लेयर्स ही ज्यादा गोल करते हैं, बिकॉज दे आर उस एरिया में रहने की उनको आदत होती है। तो इसलिए किसी भी पैथी को, किसी भी सिस्टम के लिमिटेशंस को भी हमें एक्सेप्ट करना है। तो जहां तक जरूरी है उस फीवर को वहां रहने दिया जाए। जब वो बिनाइन फीवर से मैलिग्नेंट फीवर हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो फिर तुरंत सपोर्ट सिस्टम को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला सिद्धांत ये कह रहा है कि मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ होती है।
मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ होती है। अब ये तो हम सभी मानते हैं ना, हमारा शरीर या हमारा एग्जिस्टेंस इन तीनों के से मिला जुला है। आपका शरीर है, आपके विचार हैं और आपके अंदर आत्मा है, एक उस ऊर्जा के समान जो दिखाई नहीं देती है। ये तो है। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने हेल्थ की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट merely absence of disease or infirmity. Infirmity means बीमारी, अगेन डिसीज। आप जाएंगे आर्मी नेवी में तो वहाँ हॉस्पिटल्स को हॉस्पिटल नहीं कहते, दे कॉल इट एज इन्फर्मरी, दे कॉल इट एज infirmary, right? Because it's another name for disease. So health is a complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease. तो कोई व्यक्ति अगर शारीरिक बीमारी लेकर आया हुआ है तो उसका संभवतः हो सकता है उसका मन भी बीमार हो। जब शरीर से हम परेशान होते हैं तो क्या हमारा मन बड़ा खुश होता है या हम तकलीफ का अनुभव नहीं करते? और जो अंदर का शरीर, जो आत्मा इस पूरे शरीर का संचालन कर रहा है, आपको लग रहा है ब्रेन कर रहा है ना, कि ब्रेन बोल रहा है हार्ट को, धड़ को कभी मत रुकना, रुकोगे तो माला टांगना पड़ेगा। लंग्स, सांस लेते रहो, रुकना मत, नहीं लिया सांस तो फिर माला टांगना पड़ेगा। आपको लग रहा है ये कैसे चल रहा है काम? कैन एनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन run without an administrator? Can any strong organization run without an administrator? Please tell. Any big company can run without an administrator? Do you need a respect? क्या any kingdom can run without a king? क्या राज्य स्व अनुशासित चल सकता है? क्या एक देश बिना नेतृत्व के चल सकता है, जहां सब आदमी सब कर सकते हो? कम्युनलिज्म पे आ जाएं अगर हम, हमारा तो डेमोक्रेसी वाला राज्य है, हो सकता है? तो आपको लगता है इस शरीर के अंदर जहां ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को गवर्न करने के लिए कोई होगा नहीं? आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं होगा? अपने आप काम कर रहे होंगे वो लोग। किचन को कौन मैनेज करता है? हाउसवाइफ्स खुद करते हो ना आप लोग मैनेज, या अपने आप जैसे दाल खत्म हो जाती है तो आपने सोचा दाल, अच्छा नमक, अच्छा आज ये सब्जी उपस्थित, नहीं होता ना, यू डू इट एफर्ट, राइट? तो लाइकवाइज हमारा बॉडी को संचालित करने वाले सिस्टम को ही आत्मा बोलते हैं, वही ईश्वर है, हमारे अंदर है, वो उसके इंटेलिजेंस से हमारा शरीर काम कर रहा है। इसलिए तो वो बड़ी से बड़ी चीज को भी रिपेयर करते हुए बैठा हुआ है। प्रॉब्लम आई, अच्छा चलो इस टीम को इस काम में लगाओ, ये वाली टीम को इस काम में लगाओ, इस वाली टीम को इस काम में लगाओ। इसलिए जब व्यक्ति की आत्मा बीमार पड़ जाती है, आत्मा बीमार कब पड़ जाती है? जब मन बीमार पड़ जाता है। मन बीमार कब पड़ जाता है? जब वो नकारात्मक परिस्थितियों से जूझ रहा होता है, और बार बार जब जूझ रहा होता है तो उसके मन जो है वो बीमार हो जाता है। जो आदमी को पता चल जाए कि उसको कैंसर नाम की बीमारी है, उसका स्टेट ऑफ माइंड बताओ, कितना पॉजिटिव हो पाएगा? बहुत कोशिश करेगा तो 50%, 80%। क्या उसके मन में हो सकता है आपके सामने वो प्रेजेंट करे कि वो उसको सुखी है, वो उसको कोई कष्ट नहीं है, बट एट द लोन प्लेस व्हेन ही इज सिटिंग विद हिमसेल्फ, तब will he not feel that I am suffering from incurable disease?
तो जब मन बीमार पड़ता है तो शरीर के अंदर की प्रक्रियाएं, सेल्स राजा के मरते ही राज्य में क्या होने लगेगा? सर मन हमारी बॉडी का से राजा का मन राजा है, विचार राजा है, विचार से ही तो बनते हैं। इसलिए हम लोग रोज क्लास में क्या बुलवाते हैं? क्यों बुलवाते हैं? क्योंकि जो फीड करूंगा वही तो एक्शन होगा। मैं वहां पर बोलूंगा भैया पानी लेके आओ, वो क्या लेकर आएगा? खाना। जो फीड करूंगा वही तो एक्शन मिलेगा। बॉडी भी वैसे, आप बॉडी को एक मशीन समझो ना, और एक मशीन के सुपर ऑपरेशनल है, सुपर इंटेलिजेंट मशीन है ये। कहते हैं 12-15 कंप्यूटर के बराबर तो आपका ब्रेन है। 12-15 कंप्यूटर जित एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, उसमें आपका ब्रेन उससे कई गुना ज्यादा एफिशिएंसी पे काम करता है। तो इसलिए जब हम उपचार करते हैं तो हेल्थ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। मान लीजिए किसी व्यक्ति को समाज में तिरस्कृत कर दिया गया है, समाज से निकाल दिया गया है, क्या ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है? कैन वी मेक हिम हेल्दी? I'll give him all the best food of the world. I'll make him to do all the kind of best exercises and yoga. I'll give him all the facilities to be healthy. Do you think he'll be healthy? मन से खुश हो गए। No, खुश होगा ही। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा क्यों सफल हो सकता है? क्योंकि हम उपचार एक तरफ शरीर की कर रहे हैं, एक तरफ हम उसके मन को लगातार सकारात्मक विचार दे रहे हैं, और एक तरफ हम उसे ईश्वर से जुड़ने के लिए कह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए कह रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े एलोपैथिक चिकित्सक भी अंत में बोल जाते हैं कि अब तो बस भगवान का ही भरोसा है, बोलते हैं ना। और वो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते 10 दिन, और वो आदमी 3 महीना जी जाता है। तो हु डिसाइडेड दैट कि वो 1 हफ्ते से 10 दिन? ये तो उनकी सोच कह रही थी कि ये 10 दिन रह पाएंगे, पर उनकी इंटरनल बॉडी ने 3 महीने निकाल लिए। तो कौन कितना जिएगा, किसके पास है इसकी पावर? किसी डॉक्टर के पास है? यूथनेशिया अलाउड नहीं है ना? अलाउड है क्या? व्हाट इज यूथनेशिया? इच्छा मृत्यु, सेल्फ, तो अलाउड नहीं है ना इंडिया में, कहीं भी अलाउड नहीं है ना। एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, जिसमें वो प्लीड करता है, कोर्ट में केस डालता है कि मुझे, क्योंकि मेरा कोई शरीर का कोई अंग काम ही नहीं कर रहा है, मेरी सिर्फ आंखें देख रही है, मुंह खा रहा है, और मेरा कोई अंग शरीर का काम नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसे जीवन नहीं चाहता हूँ, मुझे मरने के लिए दिया जाए। कोर्ट बोलता है, कैन नॉट डू दैट, वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। तो ना हमारे अपने आप से हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो करते हैं वो अपने विपरीत जाके करते हैं। तो इलाज करोगे तो किसकी किसकी करोगे? शरीर की, मन की और आत्मा की। और लास्ट, किसी भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में उत्तेजक औषधियों का कोई रोल ही नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा के इलाज में किसी भी तरह की मेडिसिन का कोई भी रोल नहीं है। एक बात पूछूं मैं आपसे, आप स्वस्थ हो तो मैं आपको शुगर की मेडिसिन दूं क्या? आप स्वस्थ हो तो मैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खिलाऊं क्या? आप स्वस्थ हो तो मैं आर्थराइटिस, अस्थमा की दवाई दे दूं क्या? जब स्वस्थ नहीं हूं, स्वस्थ हूं तो ये दवाइयों की जरूरत नहीं है, तो बीमार पड़ने पर कैसे काम करेगी ये? स्वस्थ में फायदेमंद नहीं है ना ये, स्वस्थ में नुकसान करेगी, तो बीमारी में कैसे फायदा करेगी? जो शक्ति उस शरीर, उस मशीन केमिकल्स का उपयोग करेगी, वो शक्ति ही खराब पड़ी हुई है, सिस्टम ही खराब पड़ा हुआ है, तो वो केमिकल्स कैसे काम करेंगे? वो सिर्फ टेम्पररी चेंजेस कर देंगे, पर ठीक तो नहीं कर पाएंगे। आप ये बताइए, किसी व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां थी, तो उसको सालों से इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसको सालों से दवाइयां खिलाई जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब वो स्वस्थ है? सालों से इंजेक्शन लग रहे हैं उसको, सालों से दवाइयां खिलाई जा रही है, तो क्या आपको लगता है वो स्वस्थ है? आपको पता है आज भी एलोपैथी साइंस में मृत्यु का जो कारण बनता है
वो हाई क्वांटिटी ऑफ फॉरेन मैटर वेस्ट इन द बॉडी है, हाई क्वांटिटी ऑफ फॉरेन मैटर इन द बॉडी है। उदाहरण, अगर किसी के शरीर में कीटोन बॉडीज ज्यादा हो जाए, तो कीटोन बॉडीज जो कि फैटी एसिड्स के वेस्ट हैं, ये अगर ज्यादा हो जाएंगे तो आपको ब्रेन कोमा में चला जाएगा। आपके शरीर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब चीजें जो होती हैं, ये अगर आपकी बॉडी में ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो ब्रेन कोमा में चला जाएगा। क्या आपको पता है? आपको पता है क्रिएटिनिन सुना है आपने? जब ये किडनी पेशेंट्स, किडनी काम नहीं कर रही होती तो ये क्रिएटिनिन लगातार बढ़ता चला जाता है, और अगर ये 10 के ऊपर चला जाता है तो डॉक्टर्स तुरंत 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 डायलिसिस करने के लिए बोलते हैं। सुना है आपने इस बारे में? और वो डायलिसिस क्यों करने बोलते हैं? क्योंकि अगर उसका रेशियो 10 के ऊपर गया तो फिर ब्रेन डेथ हो जाएगी, ब्रेन विल गो इनटू स्टेट ऑफ कोमा। तो बीमारी के बाद मृत्यु का कारण क्या बन रहा है? शरीर में एक्स्ट्रा गंदगी का होना, निकल नहीं पाना, किडनी काम नहीं कर रही है, शरीर की गंदगी नहीं निकल पा रही है, और ऐसे में आपका ब्रेन कोमा में चला जाएगा। तो शरीर से क्या निकलना जरूरी है, और प्राकृतिक चिकित्सा क्या करने वाला है? वो प्रारंभिक लेवल पे ही गंदगी निकाल देगा, पर हाँ आप बहुत जमा नहीं होने देगा। पर आप बहुत बीमार हो गए हो, बहुत अपने आप को तकलीफ में डाल रखे हो, फिर आप गंदगी निकालने का प्रयास करोगे। किसी बंद पड़े घर को खोलो और फिर उसमें नए तरीके से रहने के लिए जाओ। 15 साल से वो बंगला बंद पड़ा हुआ था, अब फिर से रहना है मेरे को वहां पर, तो मैं कल जाके रह पाऊंगा वहां पर? टाइम लगेगा। मैं घर से बाहर वेकेशन पे गया था, 4 दिन के लिए मेरा घर बंद था, वापस आया, अगले दिन रह पाऊंगा वहां? सफाई करनी पड़ेगी, पर जल्दी हो जाएगी। किसमें जल्दी हो जाएगी? बंगला सालों से बंद पड़ा हुआ उसमें, या जो घर 4 दिन से बंद पड़ा हुआ है उसमें? तो जो 4 दिन मतलब एक्यूट, और जो लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है वो क्रॉनिक। तो वैसे ही आपके शरीर में अगर समय समय पर प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सफाई होती रहेगी तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आप अगर लंबे समय तक शरीर की सफाई नहीं करोगे, जीर्ण रोग में उसको टर्न कर दोगे, उसके बाद सफाई करने की कोशिश करोगे, तो बॉडी को सपोर्ट करके हो गई सफाई तो फिर से आप वहां रह पाओगे। पर एकदम जर्जर हो चुका है तो उस बिल्डिंग में आप दोबारा नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो कभी भी छत गिर सकती है, कभी कुछ गिर सकता है, क्योंकि अंग अंग मजबूत होने की बजाय कमजोर पड़ गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को? तो ऐसे में कोई भी औषधि शरीर के लिए उसको ठीक करने में सक्षम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी परिवर्तन के लिए, जैसे मान लीजिए किसी की क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है जिससे कुछ समय के लिए उस क्रिएटिनिन को उसी जगह पे नष्ट कर दिया जाए। तो सेट सो दीज आर द 10 प्रिंसिपल्स इन नेचुरोपैथी। आप लोग एक बार इसे पढ़ लें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई आपके मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उसका फिर हम निराकरण करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइंड करके चेक कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। इंट्रोडक्शन सेशन में हमने प्राकृतिक चिकित्सा को जाना, जिसके रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे आपको। सेकंड, उसमें हमने जाना कि इतिहास क्या कहता है प्राकृतिक चिकित्सा। तो इतिहास ये बताता है कि जितने लोग बीमार थे, बड़े बड़े एलोपैथ चिकित्सक थे, वो जब खुद बीमार हुए और दवाइयों से अपने आप को उपचार नहीं कर पाए तो उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा से अपने आप को ठीक किया, और फिर खुद को ठीक करने के बाद उन्होंने दुनिया को उससे ठीक करने की कोशिश की। तीसरा हमने पढ़ा 10 सिद्धांत जो प्राकृतिक चिकित्सा को गवर्न करते हैं। तो उसमें से कल हमने 2 सिद्धांत पढ़े थे, आज हमने 4 सिद्धांत पढ़े। तो ये अभी तक का हमारा अध्ययन है, और इसके आगे का अध्ययन होगा परसों, कल 26 जनवरी का ऑफ होगा। तो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन 27th, राइट। कुछ सेशंस और हो जाने के बाद हमारा जो प्रैक्टिकल सेशंस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इट विल बी इन पैरेलल मोड, थ्योरी भी चलती रहेगी और प्रैक्टिकल भी चलता रहेगा, ठीक है।
So we end the session today. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.